अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी गेम चेंजर खबर, क्या वाकई पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हसास तरीन इलाके वाहान पर कब्ज़ा कर लिया है? अगर ये सच है तो ख़तरे की घंटी बज चुकी है और सियासत में जल्जला आने वाला है। DGISPR अचानक ताजिकिस्तान क्यों गए? चीन वहां में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्या ये सब एक बड़ी गेम प्लान का हिस्सा है? खतरे की घंटी बज चुकी है। हकीकत क्या है? मफरूज़े क्या है? कौन सी चालाक चालें चली जा रही हैं? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा असल तजज़िया, गैर जानीबदार और वो भी बेखौफ। तो फिर तैयार हो जाइए, हकीकत वो नहीं जो आपको बताई जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के इलाके वाखान पर कब्ज़ा कर लिया है। ये खबर चंद दिनों से गर्दिश कर रही है। इस खबर की बैकग्राउंड क्या है, और अगर वाकई पाकिस्तान वाखान पर कब्ज़ा कर लेता है तो खित्ते की सूरत हाल में क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इसके साथ साथ DGISPR ताजिकिस्तान के दौरे पर गए और वहाँ किन किन अमूर पर तबादला ख्याल हुआ था और इस दौरे से क्या इम्प्रेशन आया, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताया जाएगा। और आपको ये भी बताया जाएगा कि चाइना वहान में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, चाइना के वहाँ पर क्या स्टेक्स हैं, और आने वाले दिनों में ये वहान की पट्टी पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के लिए कितनी अहम साबित हो सकती है, ये भी आपको आज के इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इंडिया की तरफ से एक खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ये किस हद तक बात दुरुस्त है, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ आने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यही वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं। दोस्तों, वाहान राहदारी बहुत अहम है। ये एक छोटी सी पट्टी है जो जोड़ती है सेंट्रल एशिया से। ये तकरीबन 350 किलोमीटर लंबी है और खबरें आ रही हैं कि इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। जबकि दूसरी तरफ मुल्ला याकूब, अफगानिस्तान के जो वजीर दिफा हैं, उनका बयान भी सामने आया है। वो कहते हैं कि ये हमारा सर है और अपने सर की दिफा करना हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तल्लुकात तो पहले ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बहुत खराब चल रहे हैं। ऊपर से वाहान राहदारी वाला एक इशू शुरू हो गया है, जिसके अंदर चाइना भी डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है और पाकिस्तान भी इन्वॉल्व होने जा रहा है। ये पूरी स्टोरी क्या है, इस स्टोरी में एक और चीज भी आपको बताएंगे कि इस सारी सूरत हाल में एक शदीद किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है। और ये प्रोपेगेंडा इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर बैठकर इन लोगों के साथ मिलकर कर रहा है, वहाँ के सोशल मीडिया को पूरी तरह से यूज करके। और ये वो है कि वहाँ पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा हो गया है। ये बड़ी मजाक खेज बात है कि पाकिस्तानी फौज को मजाक समझा हुआ है, वो इतनी आसानी से अपनी चौकियां छोड़ देगी। वहाँ असल में एक पट्टी है। अगर आप इसको नक्शे में देखें तो जहाँ पाकिस्तान की सरहद खत्म हो रही है वो इलाका थोड़ा बुलंदी पर है, और वहाँ से आप देखें तो बिल्कुल सामने आपको ताजिकिस्तान की सरहद नजर आती है। अब पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान एक पट्टी है जिसे वाहान कहते हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से अलग करती है। और ये जहन में रखें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में एक दूसरे से दूर करती है। और एक दूसरी बहुत अहम बात ये कि अफगानिस्तान कभी एक मुल्क नहीं था, ये बहुत सारे इलाके काट के एक मुल्क बनाया गया था। इसमें से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो ईरान का हिस्सा हुआ करते थे, बहुत सारे इलाके हैं जो सेंट्रल एशिया का हिस्सा होते थे, और वाहान का इलाका पाकिस्तान बनने से पहले के हिंदुस्तान का इलाका होता था। इस इलाके की अहमियत इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये सिल्क रूट के साथ कनेक्टेड है, और ये ताजिकिस्तान से होता हुआ सेंट्रल एशिया तक बाय रोड कनेक्टेड है। सिल्क रूट वहां से होती हुई सेंट्रल एशिया तक जाती है और फिर वहां आगे से तुर्की में दाखिल हो जाती है, और इस तरह तुर्की से होती हुई ये पूरे यूरोप तक फैली हुई है। सबसे पहले मार्क पोलो ने वहां का जिक्र किया था और वो बदख्शां पहुंचा और वहां से अपने चचा के साथ रहा, और इसके बाद फिर वहां से वहां से गुजरता हुआ चाइना के अंदर दाखिल हुआ था। ये इलाका इतना ज़्यादा अहम है कि अगर आपने सेंट्रल एशिया से या ईरान से या अफगानिस्तान से गुजरकर चाइना जाना है तो ये आपको वहां से गुजरना पड़ेगा।
वहां से गुजरते हुए आप सिंकियांग में दाखिल होते हैं और सिंकियांग के बाद फिर पूरा चाइना आपके सामने खुल जाता है। फिर आप पूरे चाइना के अंदर जहां चाहें जा सकते हैं। अब ये बड़ी पुरानी पट्टी है और ये तकरीबन 350 किलोमीटर की पट्टी है और ये बिल्कुल नैरो सी है, यानी अगर आप गिलगित बल्तिस्तान से सफर स्टार्ट करें तो आपको जीप के जरिए जाना पड़ेगा आगे, फिर एक जगह पे आके ट्रैक खत्म हो जाता है और फिर वहां से आपको खच्चरों, घोड़ों और गधों के ऊपर सफर करना पड़ेगा और दरमियान में 2 रातें आपको जंगल के अंदर भी गुजारनी पड़ती हैं और इसके बाद फिर वहान का इलाका आता है और आप ऊंचाई पर होते हैं और नीचे वहान का इलाका आ जाता है। यहाँ फौज की चौकियां भी हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी इलाके में एंड पे जाके आप खड़े होते हैं तो आपको सामने ताजिकिस्तान की लाइट्स भी नजर आती हैं, यानी आप एक दूसरे को देख सकते हैं। ये सारी कार्रवाई अंग्रेज दौर में की गई ताकि रशिया को हिंदुस्तान से अलग किया जाए और अगर इसे एक अलग ब्लॉक बना दिया जाए। इस वक्त रशिया का एक्सेस वहां तक था और वो एक ब्लॉक था, तो इस वक्त एक बफर जोन क्रिएट की गई के दरमियान में ये वहान की पट्टी जो यूएसएसआर को इंडिया से अलग करे, और दूसरा सिल्क रूट था और सिल्क रूट से चाइना के अंदर दाखिल भी हुआ जाता था और चाइना से बाहर भी निकला जाता था। इस वक्त चाइना की ट्रेड यूरोप के साथ थी और इस ट्रेड की जो मेन चीज थी वो रेशम थी, क्योंकि रेशम सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर बनता था और एक तवील अरसे तक यूरोप को ये बात पता ही नहीं थी कि ये कपड़ा बनता कैसे है। फिर यूरोप से कुछ लोग भेजे गए ताकि वो ये जाके चेक कर सकेंगे रेशम एक्चुअली बनता किस तरह से है। ये वो बाद में जाके यूरोप को पता चला कि इसके कोई कीड़े होते हैं और ये कीड़े रेशम बनाते हैं और इसके पेट से एक लाभ निकलता है और इससे ये फिर एक तार बनती है, फिर तार को जोड़ा जाता है और फिर इसको काटा जाता है और काटने के बाद ये कपड़ा बनता है। इस वक्त चाइना के अंदर पाबंदी थी कि रेशम का कीड़ा चाइना से बाहर नहीं जा सकता, बल्कि एक वक्त था कि जब यूरोप से कुछ पादरी भी आए और वो चाइना के अंदर मुकीम रहे और जाते हुए उन्होंने अपने आसा यानी लाठी के अंदर कीड़े भी छुपा लिए। ये कुबलाई खान का दौर था, ये सब लोग पकड़े गए और इनका जुर्म साबित हो गया तो इन सब के सर कलम कर दिए गए। इस दौर में रेशम के कीड़े को चाइना से बाहर लेकर जाना एक जुर्म था और इस वक्त तक लोगों को नहीं पता था कि रेशम एक कीड़े से बनता है और ये इतना नफीस होता था कि इस वक्त यूरोप के बादशाह रेशम के बने हुए कपड़े पहनते थे। इस रेशम की वजह से इसे शाहरा रेशम कहा जाता है, क्योंकि इसके एक साइड से रेशम की ट्रेड होती थी और यूरोप से फिर बहुत सारी चीजें मसलन असलहा, बारूद, घोड़े, तलवारें आती थी और वापसी पे वो यहाँ से रेशम, मसाले और अफ्यूम लेकर जाते थे। इस दौर में चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा अफ्यूम पैदा करने वाला मुल्क था और यूरोप के पास अफ्यूम नहीं थी, तो इस वजह से इस रास्ते से अफ्यूम यूरोप जाती थी। और इसके बाद 1452 में मुसलमानों और तुर्कों ने इस्तांबुल फतह कर लिया। इससे पहले इस्तांबुल इस्लामी स्टेट का हिस्सा नहीं था, वो यूरोपियन और क्रिश्चियन के पास था, बल्कि वेटिकन सिटी से ये बहुत ज्यादा मुकद्दस समझा जाता था। और जब इस्तांबुल का फाल हुआ यानी ये मुसलमानों के पास चला गया तो आया सूफिया जो उनके सबसे बड़ा मरकज था, जब ये क्रिश्चियन आके इबादत करते थे, वो मुसलमानों के कब्जे में चला गया। इसके बाद वेटिकन सिटी की अहमियत मजीद बढ़ गई। इससे पहले ये अहमियत आया सूफिया को दी जाती थी। ईसाई सब कुछ आया सूफिया को ही समझते थे। जब मुसलमानों ने फतह कर लिया तो मुसलमानों ने चाइना से ट्रेड बंद कर दी और ये सारा सिलसिला वहीं पर रुक गया। फिर इसके बाद एक नए दौर का आगाज हुआ और ये तिजारत बहरी जहाज़ों के जरिए शुरू की गई और फिर बहरी जहाज़ों का एक रेवोल्यूशन आया। फिर यूरोप के अंदर बहरी जहाज बनना शुरू हुए, फिर तुर्की के अंदर बहरी जहाज बनने शुरू हुए, फिर इसके बाद बहरी ट्रेड शुरू हुई और इसके बाद कॉलोनियां बनना शुरू हो गई। यूरोपियन जब भी तिजारत की गरज से दूसरे ममालिक में जाते तो वो बहरी जहाज़ों पर अपनी आर्मी भी साथ लेकर जाते। इसी तरह से उन्होंने इंडिया को कैप्चर किया, फिर उन्होंने अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका पर भी कब्जा कर लिया और इसके बाद फिर यूरोपियन आगे बढ़े और बढ़ते ही चले गए और शहर रेशम से तिजारत चलती रहती। तो हो सकता था कि बहरी जहाज़ों की ट्रेड शुरू ही ना होती। जब बहरी जहाज़ों की ट्रेड शुरू ही ना होती तो फिर फौजें कैसे किसी जगह जाती, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनती और हिंदुस्तान, अफ्रीका, अमेरिका में गुलामों की तिजारत होती। ये सारे का सारा सिलसिला वहां से होता था। जब इस्तांबुल फतह हो गया तो फिर ये वहान की पट्टी वीरान होनी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से गुजरते थे। अगर कोई ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जाना चाहता या ईरान से चाइना जाना चाहता तो फिर भी यही रास्ता इस्तेमाल करता। इंडिया से बहुत कम लोग गुजरते क्योंकि इसकी वजह ये थी कि कोह हिमालय दरमियान में पड़ता था और वो इतना बुलंद था कि यहाँ से चीन जाना नामुमकिन था, क्योंकि आगे तिब्बत और यही इलाका इंतहाई खतरनाक पहाड़ों से भरा पड़ा था और शदीद सर्दी और बर्फबारी में बहुत से लोगों ने इसे अबूर करने की कोशिश
کی, لیکن नतीजतन वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे. अगर पाकिस्तान इस पर कब्जा करना चाहता है तो कर सकता है, चाइना भी इसके ऊपर कब्जा कर सकता है, लेकिन चाइना नहीं करेगा. पाकिस्तान ने ये अफगानिस्तान के हवाले कर दिया और अफगानिस्तान के पास ही रहा. इस वक्त भी पाकिस्तान अगर इसके ऊपर कब्जा करना चाहता तो कर सकता था, चाइना भी इसके ऊपर कब्जा कर सकता था, लेकिन चाइना ने नहीं किया. इसकी वजह ये थी कि ताजिकिस्तान तक इस वक्त यूएसएसआर बैठा हुआ था और चाइना नहीं चाहता था कि वो यूएसएसआर के साथ एक और नया पंगा स्टार्ट करता है. और अगर पाकिस्तान भी यही काम नहीं करना चाहता था, वो इस लेवल तक जाने कि इसकी यूएसएस के साथ कोई झड़प या कोई लड़ाई स्टार्ट हो जाए. पाकिस्तान इस साइड पर खामोश बैठा रहा. रशिया भी नहीं चाहता था कि वो चाइना के साथ कोई नया फड्डा स्टार्ट करे या पाकिस्तान के साथ लड़ाई करे और पाकिस्तान के जरिए अमेरिका की लड़ाई शुरू हो जाएगी. यही वजह थी कि इस पट्टी को इसी तरह रखा गया. इसके बाद कई दफ़ा ये अफवाह भी उठती रही कि पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया है. कभी ये थ्योरी भी आ जाती कि चाइना ने इसको कब्जा कर लिया, कभी पाकिस्तान के कह देता कि इस पर यूएसएसआर ने कब्जा कर लिया, लेकिन अभी तक इस पर किसी ने कब्जा नहीं किया. लेकिन ये जगह ऐसी है कि कभी न कभी इस पर कब्जा ज़रूर होगा, कभी पाकिस्तान की तरफ से, कभी चाइना की तरफ से और कभी रशिया की तरफ से ये दावा आता है कि हम इस पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन ये कब्जा कभी होता नहीं. वहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तान का इलाका है, इसके अंदर पाकिस्तान की चौकियाँ हैं या फ़ौज पाकिस्तान वहाँ पे हेलीकॉप्टरों के ज़रिए फ़ौज पाकिस्तान जाती है. लेकिन अब जो तालिबान का इशू डेवलप हुआ है, पाकिस्तान मुसलसल पिछले 2-2.5 साल से तालिबान गवर्नमेंट को कह रहा है कि टीटीपी के लोगों को यहाँ से निकालें, क्योंकि ये बॉर्डर पे बैठे हुए हैं. ये बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आके पहाड़ों पर वारदातें करते हैं और इसके बाद वापस चले जाते हैं. इन्हें तालिबान की पुश्तपनाही हासिल है और इससे पहले इनको इंडियन की पुश्तपनाही हासिल रही थी और इंडियंस इनके ज़रिए ऑपरेट करते हैं. बल्कि कुलभूषण यादव का टीटीपी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था और वो उन्हीं को मदद फराहम भी करता था. फिर इसके बाद साथ साथ यहाँ पर बलोच अलहदगी पसंद है, इनके साथ भी इसका कनेक्शन था. तो यहाँ बैठ के वो बहुत सारे काम कर रहा था, जिसकी वजह से वो पकड़ा भी गया. जब इसके बाद यहाँ से अमेरिकन गए और अरशद गनी की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो अचानक टीटीपी बिल्कुल फारग हो गई. इसके पीछे जो बैकिंग थी वो भी ख़त्म हो गई और वो वक्त था जब पाकिस्तान इनके साथ कोई ना कोई डील कर सकता था या इनको ख़त्म कर सकता था या इनके साथ कुछ समझौता करके इनको ख़त्म कर सकता था. तशवीशनाक बात यह है कि वहाँ से अटैक्स हो रहे हैं और अटैक्स शहरों के अंदर भी हो रहे हैं. फिर हमारी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर भी हो रहे हैं. जब हमारे 16 जवान जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर एक दहशतगर्द कार्रवाई में शहीद हो गए और इसके बाद तो पाकिस्तान ने सीधा फिर तालिबान गवर्नमेंट से कहा कि आप हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं और फिर वहाँ से ये सर्जिकल ऑपरेशन भी किया गया. और इस ऑपरेशन के बाद ये ख़बरें अब गर्दिश कर रही हैं कि वाहान की पट्टी पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है. पाकिस्तान ने कब्ज़ा नहीं किया और ना ही करेगा. पाकिस्तान का भी कब्ज़ा नहीं करेगा, लेकिन धमकी ज़रूर दे रहा है कि अगर आप इस तरह की कार्रवाइयों से बाज नहीं आएंगे तो हम इस पर ज़रूर कब्ज़ा कर लेंगे और इसके बाद फिर हम ताजिकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू करेंगे. ये जहन में रखें कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कभी मामलात चल रहे हैं और वो मामलात इस तरह चल रहे हैं कि ताजिकिस्तान के पास बिजली है और बहुत ज़्यादा बिजली है और पाकिस्तान को बिजली की ज़रूरत भी है, तो वो बड़ी सस्ती बिजली पाकिस्तान को देना चाहता है. अब अगर वाहान के ऊपर हमारा कब्ज़ा हो जाए तो हमारा एक ऐसा कनेक्शन वहाँ पर बन जाएगा कि हम बाय रोड ताजिकिस्तान चले जाया करेंगे. हमारे ट्रक ताजिकिस्तान आने जाने शुरू हो जाएंगे, तो बड़ा करीबी रास्ता बन जाएगा. पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी पॉलिसी में तब्दीली करते हुए ताजिकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की है. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए कई इक़दामात किए हैं, जिनमें वाहान की पट्टी को ताजिकिस्तान से जोड़ने का मंसूबा भी शामिल है. अगर पाकिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान के खिलाफ इत्तेहाद बना लेते हैं तो अफगानिस्तान के लिए सूरत हाल मुश्किल में हो सकती है. तालिबान हुकूमत को इस मुमकिन इत्तेहाद से परेशानी हो रही है. अफगानिस्तान की हुकूमत ने माजी में भी बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका जैसी ताकतों को शिकस्त देने का दावा किया है. अफगानिस्तान पाकिस्तान को ये तड़ियाँ भी लगा रहा है कि हमने अमेरिका, रूस और बरतानिया जैसी सुपर पावर को शिकस्त दी है, आप किस खेत की मूली हैं. लेकिन वो ये भी भूल जाते हैं कि इनकी कामयाबियों में पाकिस्तान का एक अहम किरदार रहा है.
پاکستان نے افغان مجاہدین کو تربیت دی اور مدد فراہم کی تھی جس نے افغانستان کی تاریخ کو تشکیل دیا۔ جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے بہت سے افغان لیڈروں کو بلا کر انہیں تربیت فراہم کی۔ ان لیڈروں میں گلبدین حکمت یار جیسے نام بھی شامل ہیں۔ یہ واقعات ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پیش آئے۔ ان افغان لیڈروں میں سے اکثر پروفیسر تھے جو اپنی کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھاتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں پاکستان بلایا، یہاں کیمپس بنائے، انہیں تربیت دی اور اسلحہ فراہم کیا۔ اس کے بعد پاکستان نے سوویت یونین کے خلاف افغان مزاحمت کو منظم کیا۔ امریکہ اس سے جنگ میں بعد میں شامل ہوا اور پاکستان نے ہی امریکہ اور عرب ممالک کو اس جنگ میں لایا۔ اگر صرف طالبان یا افغان جنگجو ہوتے تو وہ سوویت یونین کو شکست نہ دے سکتے۔ پاکستان نے اس جنگ میں بڑی قیمت ادا کی۔ پاکستان نے 50 لاکھ افغان مہاجرین کو پناہ دی، انہیں اسلحہ فراہم کیا، تربیتی کیمپس بنائے اور مدارس قائم کیے۔ اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان میں ہیروین، کلیشنکوف کلچر اور انتہا پسندی جیسے مسائل پیدا ہوئے جو پہلے پاکستان میں موجود نہیں تھے۔ اگر افغانستان اکیلا سوویت یونین کے ساتھ لڑتا تو کبھی بھی اسے شکست نہیں دے سکتا تھا۔ پاکستان ہی تھا جس نے افغانستان کی مدد کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ USSR کو افغانستان سے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ دوستو، سوویت یونین کی شکست دراصل پاکستان کی مدد سے ممکن ہوئی۔ پاکستان نے اس جنگ میں فرنٹ لائن پر لڑتے ہوئے بڑا نقصان اٹھایا۔ بعد میں جب امریکہ نے طالبان کے خلاف جنگ لڑی تو پاکستان پر دباؤ تھا کہ وہ طالبان لیڈروں کو امریکہ کے حوالے کرے، لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا۔ جب دوحہ معاہدہ ہوا تو پاکستان نے ان لیڈروں کو محفوظ رکھا۔ افغانستان کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اکیلا کسی بڑی طاقت جیسے سوویت یونین امریکہ کے خلاف لڑ سکتا ہے۔ یہ پاکستان کی مدد تھی جس نے افغانستان کو ان جنگوں میں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ افغانستان نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ غداری کی، لیکن پاکستان نہیں چاہتا کہ دونوں سرحدوں پر جنگ چھڑے۔ ایک طرف انڈیا ہے اور دوسری طرف افغانستان۔ پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا۔ اگر طالبان یا افغان حکومت سمجھداری سے کام نہیں لیتی تو پاکستان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ دنیا میں افغانستان کو کسی کی حمایت حاصل نہیں ہوگی۔ امریکہ بھی پاکستان کے اقدامات پر خوش ہے، چین بھی پاکستان کی حمایت کر رہا ہے۔ اگر طالبان نے پاکستان کے خلاف گڑبڑ کی تو پاکستان سرجیکل اسٹرائکس جاری رکھے گا۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگر افغانستان کی طرف سے چھیڑ چھاڑ جاری رہی تو پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کی صورت میں پاکستان تاجکستان اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔